काजल बेटा, आज तुम्हारी भाभीयों का ससुराल में पहला दिन है। दोनों ही बहुत ज्यादा थक गई होंगी। इन्हें इनके कमरे तक ले चलो। पर माँ, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि कौन सा कमरा कौन सी भाभी को देना है। आप खुद ले चलो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कोई बात नहीं बहू, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। आशा अपनी दोनों बहुओं को अपने साथ ले जाती है, जहाँ छोटा सा कमरा देख अंजू का मुंह बन जाता है। माँ जी, ये कमरा कितना छोटा है। मेरे मायके वालों ने कितना सारा सामान दिया, इस छोटे से कमरे में कैसे आएगा। कोई बात नहीं अंजू, माँ जी मुझे ये कमरा बहुत पसंद है। मायके में भी मेरा कमरा इतना ही बड़ा था, तो ये मैं ले लेती हूँ। आप अंजू को दूसरा बड़ा कमरा दे दीजिएगा। ठीक है बहू, तो इस कमरे में आराम कर लो, पर एक बार अपनी देवरानी का भी कमरा देख लो, क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। इस तरह आशा अपनी दोनों बहुओं को दोनों कमरे दिखाती है। अब जैसे ही अंजू अपनी सास और जेठानी के साथ बड़े वाले कमरे में जाती है, तो बड़ा कमरा देख अपनी सास से कहती है, माँ जी ये कमरा तो मुझे ही चाहिए। कितना बड़ा कमरा है। मैं अमीर घर से हूँ, छोटे कमरे में कैसे रह पाऊंगी, इसलिए आप वो छोटा कमरा जेठानी जी को ही दे दो। वैसे भी उन्हें छोटा कमरा ही पसंद आया था। अच्छा ठीक है बहू, तुम दोनों ने अपने अपने कमरे पसंद कर लिए। अब आराम कर लो, वैसे भी बहुत लंबा सफर तय करके आई हो। आशा अपनी दोनों बहुओं को उनका कमरा दिखाकर वहां से चली जाती है। पर अगली सुबह पहली रसोई वाले दिन ही दोनों बहुओं की तबीयत खराब हो जाती है। काजल, आज तेरी दोनों भाभियों की पहली रसोई है और वो दोनों अभी तक अपने कमरे से नहीं आई। एक बार तू उन्हें देखा? पर माँ, मुझे तो यही नहीं पता कि बड़ी भाभी का कमरा कौन सा है और छोटी भाभी का कमरा कौन सा है। तो भला कैसे बुलाने जाऊं? मैंने तुझे दोनों को बुलाने के लिए कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कौन सा कमरा किसका है। रहने दे, तेरे बस की एक काम नहीं है। इतना बोलकर आशा खुद अपनी दोनों बहुओं के कमरों में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोनों बहुओं की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है और वो दोनों ही आराम कर रही हैं। बहू, छोटी बहू भी सो रही है और तू भी कमरे में सो रही है। तेरी भी तबीयत खराब है क्या? हाँ माँ जी, मैंने कभी इतना लंबा सफर किया नहीं और पहली बार शादी के तुरंत बाद इतना लंबा सफर किया, इसलिए तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पर आज तो मेरी पहली रसोई है, चलिए मैं अपनी रसोई की रस्म कर लेती हूँ। बहू, तेरी सास इतनी भी बुरी नहीं है कि अपनी अमीर बहू को आराम करने दे और अपनी गरीब बहू से पहली रसोई करवाए। जब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो जाए तब तुम दोनों अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेना। आशा गरीब बहू को उसके छोटे से कमरे में आराम करने देती है और खुद वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद जब दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती हैं, तो बड़ी रसोई देख अंजू अपनी सास से कहती है, रसोई तो हमारी बहुत बड़ी है, इस रसोई में तो मैं ही खाना बनाऊंगी। आप दीदी को छोटी रसोई दे देना। वैसे भी गरीब लोगों ने कहाँ इतनी बड़ी रसोई देखी होगी। बहू, इस घर में सिर्फ एक ही रसोई है और रसोई बहुत बड़ी है। तुम दोनों एक साथ अपनी पहली रसोई कर सकती हो। नहीं माँ जी, मैं जेठानी जी के साथ अपनी बड़ी सी रसोई में काम नहीं करने वाली। ये बड़ी रसोई अब मेरी है। दीदी को बोलो कि वो अपनी रसोई कहीं और देख ले। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे मिट्टी के चूल्हे पर भी खाना बनाना आता है। मैं छत पर थोड़ी सी जगह में मिट्टी का चूल्हा बनाकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लूंगी। अपनी अमीर देवरानी की ऐसी बातें सुनकर भारती छत पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर अपनी पहली रसोई करने का फैसला करती है और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब वो खुद जाकर छत पर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाती है। पर वहीं अपनी बड़ी रसोई में अंजू खुशी के साथ अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। बड़ा कमरा, बड़ी रसोई मेरी, छोटा कमरा दीदी का और रसोई का नामो निशान नहीं। वो गरीबों की तरह खाना बनाएंगी और मैं अमीरों की तरह। अंजू बड़ी खुश होकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर अच्छी और बड़ी चीज पर अंजू अपना हक जमा लेती है और ये बात आशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन भारती के मायके से कुछ लकड़ी की कुर्सी और टेबल आते हैं और क्योंकि घर में जगह नहीं होती, इसलिए आशा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अंजू बहू, तेरी गरीब जेठानी का कमरा बहुत छोटा है, उसके कमरे में उसका ये सामान नहीं आएगा। तेरा कमरा तो काफी बड़ा है, तेरे पास बड़ा कमरा और बड़ी रसोई है। तू एक काम कर, अपनी जेठानी का सामान अपने कमरे में रख ले। माँ जी, ऐसे कैसे सामान नहीं आएगा? अगर दीदी के सामान को मैं अपने कमरे में रख लूंगी तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। भाभी, माँ सही कह रही है, मैंने ट्राई करके देख लिया, 2 कुर्सी के अलावा और कोई सामान नहीं आ रहा। आप प्लीज रख लो ना। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद बड़ी भाभी के कमरे में जाकर देख लो, उनके कमरे में जरा भी स्पेस नहीं है। मैं अभी बनाती हूँ स्पेस, ऐसे कैसे जगह नहीं है कमरे में? इतना बोलकर अंजू अपनी गरीब जेठानी के कमरे में जाती है। भारती का कमरा इतना छोटा था कि उसके कमरे में एक बेड और अलमारी के अलावा कोई दूसरा सामान आ ही नहीं पाता, जिस वजह से न चाहते हुए भी अंजू को अपनी जेठानी का सारा सामान अपने कमरे में रखवाना पड़ता है। इसलिए अब अंजू का कमरा भर जाता है। ऐसे ही एक दिन, बेकार ही मैंने बड़ा कमरा ले लिया। छोटा कमरा ले लेती तो दूसरों का सामान मुझे अपने कमरे में ना रखना पड़ता। अब कैसे निकालूं मैं अपना सामान?
अंजू खुद से बातें करते हुए अलमारी से सामान निकालती है। तभी अलमारी के ऊपर से एक बैग उसके ऊपर गिर जाता है। आउच! अरे क्या कर रही हो? अच्छा है कि अलमारी के ऊपर खाली बैग रखे थे, अगर इनमें सामान होता तो आज तुम्हारा सिर फट जाता। तुम भी मुझे सुना ही रहे हो। ये सब कुछ माँ जी की वजह से हुआ है। दीदी का इतना छोटा कमरा है कि उनका सारा सामान मेरे कमरे में रखवा दिया गया है, जबकि मेरा कमरा पहले से ही भरा पड़ा है मेरे सामानों से। अब ठीक है, नाराज मत हो, जो होना था सो हो गया। कल दीदी और जीजू घर आ रहे हैं, माँ ने तुम्हें बुलाया है, एक बार उनसे बात कर लो। अमन के कहने पर अंजू बाहर जाती है और देखती है कि उसकी जिठानी आराम से बैठी है और आशा अपनी अमीर बहू से कहती है, अंजू बहू, तूने बड़ी रसोई ले रखी है और बेचारी तेरी गरीब जेठानी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। कल घर में मेहमान आएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि तेरी गरीब जेठानी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाए और तू बड़ी रसोई में। इसलिए मैंने सोच लिया है अब रसोई की जिम्मेदारी तू ही संभाले। मेहमान आए तो तुझे ही सारा खाने पीने का देखना होगा। और हाँ, मैंने जो कल मशीन मंगवाई थी वो भी बड़े वाले बाथरूम में सेट कर दिए। अब तू देख ले तुझे कौन सा बाथरूम चाहिए। माँ जी, घर में 2 बाथरूम है और मैंने कभी छोटा बाथरूम यूज नहीं किया। मुझे तो बड़ा बाथरूम ही चाहिए। और अच्छा है कि उसमें आपने वॉशिंग मशीन लगवाई है। अगर छोटे बाथरूम में वॉशिंग मशीन लगती तो मुझसे काम नहीं हो पाता। और कल मेहमानों को आने दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। देखते हैं बहू, कल तू मेहमानों को कैसे संभालती है। अब कल ही तुझे अपनी गलतियों का एहसास होगा। मुंह बनाकर अंजू वहां से चली जाती है और अगले दिन उसकी बड़ी नंद आती है। भाभी, दीदी और जीजू आ गए हैं, आप जल्दी से उनके लिए फ्राइड राइस, मंचूरियन बॉल्स और स्प्रिंग रोल्स बना दो। ये सब उनका फेवरेट है। और हाँ, बड़ी भाभी आपको बुला रही थी, एक बार उनके कमरे में भी चले जाना। काजल काम बताकर वहां से चली जाती है और बेचारी अकेली अंजू एक तरफ सब्जी और एक तरफ स्प्रिंग रोल बनाने के लिए तेल गरम करती है और बारीक बारीक सब्जियां काटने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने बाथरूम में मशीन लगा रखी है। रसोई का सारा सामान, सारा काम छोड़कर भागती हुई वो बाथरूम में आती है। हे भगवान, अच्छा हुआ जो मैं सही समय पर आ गई, वरना पूरे बाथरूम में पानी फैल जाता। अब जो थोड़े से गंदे कपड़े बचे हैं उन्हें हाथ से धो लेती हूँ। अच्छी बात है कि मेरा बाथरूम बड़ा है, काम करने में आसानी होती है। अगर जेठानी जी की तरह छोटा बाथरूम होता तो पता नहीं क्या होता। इतना बोलकर अंजू कपड़े धोने लगती है और वो भूल जाती है कि उसने रसोई में खाना रखा है। और तभी उसे जलने की बदबू आती है और वो कपड़े छोड़कर भागती हुई रसोई में जाती है और जला हुआ खाना हटाकर फिर से खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर बड़ी सी रसोई की अकेले सफाई करती है। तभी उसे अपनी जेठानी की आवाज आती है और वो अपने जेठानी के कमरे में जाती है। अंजू, मेरा तो छोटा सा कमरा है, मैंने अपना पूरा कमरा छान लिया पर ढंग का एक भी कपड़ा नहीं है। तुम्हारे कमरे में मेरा कुछ सामान रखा है, उसमें से ढंग की एक साड़ी दे दो ना। सोच रही हूँ जब नंद जी घर से जाएं तो उन्हें कुछ दे दूं। आपका सही है जेठानी जी, छोटा सा कमरा लेकर बैठ गई और बस आराम करती रहती हूँ। एक मुझे देखो, मैं अपनी बड़ी रसोई से परेशान हूँ, ऊपर से ऐसी बातें करके आप मुझे और परेशान कर रही हो। आप खुद भी तो मेरे कमरे में जाकर अपना सामान ले सकती थी ना। इस तरह अंजू कभी रसोई में तो कभी अपने बड़े कमरे में से अपनी सास और जेठानी को सामान निकाल कर देती है, तो कभी बड़े से बाथरूम की सफाई करती है, जिस वजह से वो काफी थक जाती है। और मेहमानों के जाने के बाद वो सारा काम छोड़कर अपनी सास से कहती है, मुझे ना अपनी बड़ी रसोई चाहिए और ना ही बड़ा कमरा। जेठानी जी जैसे अपने छोटे कमरे में खुश है वैसे ही मुझे भी खुश रहना है। नहीं चाहिए मुझे बड़ी रसोई। आप जेठानी जी को भी मेरे साथ रसोई में बोलो काम करने के लिए। ठीक है, अगर तू कहती है तो ऐसा ही होगा। और अच्छी बात यह है कि तुझे ये बात जल्दी समझ में आ गई कि घर में हर बड़ी और अच्छी चीज तू अकेली नहीं संभाल सकती। उस दिन के बाद आशा की दोनों बहुएं एक साथ मिलकर अपनी बड़ी रसोई और अपने कमरे को संभालती हैं। आज तो जानलेवा सर्दी है, मार डाला आज की ठंड ने तो। सबसे ज्यादा तगड़ी सर्दी तो तड़के सुबह 3 बजे होती है। न जाने मेरे ससुराल वालों को क्या खुजली मची रहती है। इतनी ठंड में रजाई में टिका नहीं जाता, जो इतनी ठंड में भी जल्दी सुबह सुबह उठ जाते हैं। जहाँ तड़के सुबह 3 बजे अड़ोसी पड़ोसी खर्राटे भरकर सो रहे थे, बबीता झपकी लेते हुए नाश्ता बनाने में लगी पड़ी थी। ठंड में इतनी सुबह जल्दी उठना तिवारी परिवार में रोजाना का सिलसिला था। हो गया नाश्ता तैयार, गर्मा गर्म परोस देती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बबीता थर थर कांपते हुए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोसने आती है, जहाँ सारे ससुराल वाले पूजा घर में मौजूद थे और सास शांति देवी चिल्ला चिल्लाकर आरती गा रही थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।
हे भगवान, लगता है आज तो ये सब के सब पूजा पाठ में लीन ही हो जाएंगे। माँ जी, ससुर जी, दादी जी, सब लोग आ जाइए, नाश्ता लगा दिया है वरना ठंडा हो जाएगा। पूरे ससुराल वाले ठंड में लगभग 4 बजे नाश्ता करने लगते हैं। आज तो कितनी ठंड है माँ, सबसे पहले मुझको नाश्ता दो, मेरे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, ये लो कशिश। सासू माँ, ससुर जी, आप भी खाइए। वाह बहू, पराठे तो बड़े स्वादिष्ट बनाए। पोता बहू, 2-4 और ले आ, अभी पेट नहीं भरा। दादी सास के और पराठे मांगने पर बबीता की शक्ल पर 12 बज जाते हैं। दादी जी, मैंने पराठे लिमिट से बनाए थे, अब तो खत्म हो गए। अरे तो और बना ले, कौन सा चूल्हा फूकना है। अब जा जल्दी से गर्मा गर्म पराठे बना कर लिया और देसी घी में बनाना। जी दादी जी। बबीता गुस्से में दांत पीसती हुई किचन में लौटती है और गुस्से में लाल पीली होकर जले हुए पराठे बनाती है। सबसे ज्यादा तो इस ददिया सास ने मेरा खून पिया है। बुढ़ापे में भी इसका हाजमा इतना तंदुरुस्त है कि 10-20 पराठे एक बार में खा जाती हैं। खाने पीने के मामले में एकदम पक्की हैं। पता नहीं कब मेरी देवरानी आएगी ताकि मैं चैन से सोकर ठंड में लेट उठूंगी। बबीता अपने होने वाली देवरानी को लेके ख्याली पुलाव पका रही होती है, इतने में पराठा जल जाता है। अरे नहीं, पराठा जलकर कोयला हो गया। अब कौन दोबारा मेहनत करे, इतनी कड़कड़ाती ठंड में यही परोस देती हूँ। बबीता जला हुआ पराठा दादी सास को परोसती है। हे भगवान, अरे इस पराठे को क्या भट्टी में सेक के लाई है, पूरा पराठा जला दिया। बस ठंड में पैर पसार कर रजाई में सोने को बोल दो, बेलूड़ी कहीं की। देखिए दादी जी, ज्यादा चिकचिकबाजी मत कीजिए, खाना है तो खाइए, नहीं तो भाड़ में जाइए। और माँ जी, अब आप देवर जी की शादी करवाइए। आखिर कब तक वह कुंवारे रहेंगे? घर में देवरानी आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी, वरना इतनी ठंड में मैं भी जल्दी सुबह नहीं उठने वाली हूँ। हाँ, फिर खुद बनाना और खाना सब लोग। बबीता अपना फैसला सुनाकर पैर पटकते हुए कमरे में चली जाती है। अब शांति अपने छोटे बेटे ऋषभ के लिए रिश्ता देखने लगती है और आरोही नाम की एक लड़की से चटमंगनी पट शादी रचाकर बहू बनाकर ले आती है। शांति बहू कब से ठंड में दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी से उसका गृह प्रवेश करवाओ। जी जी, आरोही बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर अंदर आओ। जी माँ जी। अब बल्ले बल्ले, अब तो हमको ठंड में जल्दी सुबह नहीं चाची नाश्ता करवाएंगी ना बड़ी दादी। हाँ हाँ मेरी प्यारी परपोती। अरे दादा, आज तो कितनी ठंड भरी रात है, साए साए हवा बह रही है। चलो सब लोग जाके आराम करो, और नहीं दुल्हनिया, सवेरे जल्दी उठ जाना, ठीक है। जी दादी जी। आरोही ठंड से कपकपाते हुए ऋषभ के साथ कमरे में आती है और रजाई के अंदर घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेठानी नाच गा रही थी। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। आज तो मेरे मन में मोतीचूर के लड्डू फूट रहे। अब तो मैं कल से बिंदास लेट उठूंगी और मेरी देवरानी ठंड में जल्दी उठेगी। जैसे ही रात के 3 बजते हैं तो कमरे का अलार्म तेज तेज बजने लगता है, जिससे आरोही नींद में अलार्म को बंद करती है। भैंस की आंख, कितनी अच्छी खासी नींद आई थी। अलार्म मेरी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन गया। ये ऋषभ कहाँ चला गया? ऋषभ, ऋषभ। तभी उसे इतनी ठंड में सुबह सुबह बेडरूम के बाथरूम से ऋषभ के नहाने की आवाज आती है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ऋषभ, तुम इतनी ठंड में आधी रात को नहा क्यों रहे हो? भूत चढ़ गया है क्या तुम्हें? तुम्हें देखकर मुझे कपकपी चढ़ रही है। आरोही, रात थोड़ी है, सुबह के 3 बज रहे हैं। तभी आरोही की ननद चारू कमरे में थरथर कांपते हुए आती है। छोटी भाभी, अभी तक आपने नहाया धोया नहीं? माँ आपको नाश्ता बनाने के लिए बुला रही हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। लगता है आज पहली रसोई है, इसलिए सब उठ गए हैं। आरोही नहा धोकर रसोड़े में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने में जुट जाती है, मगर बीच बीच में उसे उबासी भी आती है। मुझे तो बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है, सबको नाश्ता करवाकर लुढ़क जाऊंगी। आरोही सबको इतनी कड़कड़ाती ठंड में नाश्ता करवाती है, सब उसकी खूब वाहवाही करते हैं। अरे वाह, चाची ने कितना यम्मी यम्मी नाश्ता बनाया है, मजा आ गया। सच में बहू, पराठे सब्जी कचौरी सब कुछ इतना स्वादिष्ट बना था कि मैंने तो पेट भरकर नाश्ता कर लिया। हाँ बहू, मैंने भी हाउसफुल खा लिया है आज तो। कल सुबह के नाश्ते में आलू के पराठे और गाजर का हलवा बनाना, ठीक है? अब तो नाश्ता करने के बाद मुझे ठंड लगने लगी। मैं तो चला रजाई में।
पूरा ससुराल नाश्ता करके रजाई में दुबक कर सो जाते हैं और जैसे ही आरोही भी जाने लगती है तो दादियाँ सास टोकती हैं। अरे बहू कहाँ चल दी, ये सारे गंदे बर्तन समेट कर साफ सुथरा कर दे। भैया नींद आ रही है। दादी सास का रवैया देखकर आरोही किलस जाती है और कपकपाते हुए बर्फीले पानी के सुबह के 5-6 बजे बर्तन धोती है, जिससे अड़ोसी पड़ोसी परेशान होते हैं। हे भगवान, पता नहीं कैसे जाहिल गवार लोग हैं, इतनी सर्दी में भी जल्दी उठकर खटापटा चालू कर देते हैं, ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं। इतने ठंडे पानी से बर्तन धोकर मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए। इस तरह ससुराल का पहला दिन गुजर जाता है और अगली रात जैसे ही फिर से 3-4 बजते हैं तो ससुराल वाले ठंड में उठ जाते हैं और ददिया सास दरवाजा खटखटाने लगती हैं। अरे ओ नहीं बहुरिया, चल उठ जा, बिहान हुई गवा, उठ जा। अरे यार क्या भला है, ये फिर से इतनी जल्दी उठ गए ठंड में, मैं नहीं उठ रही। आरोही मुंह तक रजाई तान कर सो जाती है, लेकिन दादी सास अभी भी चिल्ला रही थी। अरे ओ बहू ठीक नहीं, जल्दी से हमारे नहाने के लिए गर्म पानी लगा दे और दातून दे दे। जी आई दादी जी। ये भगवान कैसे उल्लुओं के खानदान से पाला पड़ गया, ठंड में इतनी जल्दी सुबह उठा देते हैं। आरोही गुस्से में बड़बड़ाकर गर्म पानी लगाती है और साफ सफाई करती है। 4 बजने वाले हैं, अगर नहाने गई तो लेट हो जाऊंगी, ऐसे हाथ मुंह धोकर नाश्ता बना देती हूँ। वैसे भी इतनी सुबह ठंडे पानी में नहाने में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। इस तरह बर्फ की हवा और ठंड देखकर आरोही नाश्ता बनाकर सबको परोस देती है। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता हाजिर है। पापा जी, मैंने आपके मनपसंद आलू के पराठे और गाजर का हलवा भी बनाया है, खोया डालकर खाइए ना। तभी शांति शक्ति बरतते हुए आरोही को सुनाती है। बहू तूने कल की साड़ी पहनी, इसका मतलब तूने बिना नहाए धोए नाश्ता बनाया है, स्नान भी नहीं किया। वो माँ जी ठंड बहुत ज्यादा थी, बाहर कितना कोहरा छाया है, बर्फ भी गिर रही है, सुबह थोड़ी धूप चढ़ जाएगी तो नहा लूंगी। बहू तुझे कुछ ज्यादा ही सुस्ती नहीं छा रही है, और ठंड क्या तेरी अकेले के लिए है? हम भी तो सुबह सुबह नहाते हैं, ऐसे अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाएंगी। कल से नहा धोकर खाना बनाना, समझ गई ना? आलसी कहीं की। जी माँ जी समझ गई। अपनी सास का सख्ती भरा रवैया देखकर अगले दिन आरोही कड़कड़ाती ठंड में तड़के सुबह नहा धोकर रसोई में नाश्ता बनाने आ जाती है। तभी ठंड से उसे तेज बुखार चढ़ जाता है और ऐसे में उसे ठंड में नींद भी आ रही होती है। इसी बीच कढ़ाई की गर्मा गर्म सब्जी उस पर पलट जाती है और वह चीख पड़ती है। माँ मेरा हाथ। पूरा ससुराल डाइनिंग टेबल से दौड़कर रसोई में आते हैं। जेठानी की भी नींद खुल जाती है। आरोही, आरोही क्या हुआ? हे भगवान, इसका तो कितना ज्यादा हाथ जल गया है, कोई डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी से। कुछ ही देर में उनका फैमिली डॉक्टर आकर आरोही का चेकअप करते हैं और सबको खूब डांट लगाते हैं। ये सब कुछ आप लोगों की लापरवाही का नतीजा है। जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी जल्दी उठना ठीक नहीं, खास करके इतनी ठंड के मौसम में। इन्हें ठंड लग गई है और कई दिनों से इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए आज इनकी ये हालत है। ससुराल वालों को अपनी जल्दी उठने की आदत पर पछतावा होता है और इसलिए वह ठंड में जल्दी उठना छोड़ देते हैं, जिससे आरोही को भी भरपूर नींद मिल पाती है और अब सब ठंड में सुबह 8 बजे ही नाश्ता करते थे।